नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पटवारी का पेपर अब कैसा आ रहा है। परीक्षा शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। तो 2 दिन 4 शिफ्ट, हर दिन 2 शिफ्ट में पेपर होता है। 2 दिन 4 शिफ्ट और 8 विषय। आज के वीडियो में भाई साहब बाल की खाल निकाल देंगे कि पेपर आता कहां से है। इसकी टेंशन भूल जाइए। मैंने 2 दिन तक यही विश्लेषण किया। मेरा जो पेपर था वो पहले दिन की दूसरी शिफ्ट में पेपर था। उसके बाद मैंने और भी लोगों से बात की जिनके पेपर हो चुके हैं और गहराई से बात की। उसके बाद मैं आपको आज आकलन बताने वाला हूं। जो मेरे नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, बहुत भाई बहनों ने पूछा भी है कमेंट करके, तो वह भी बता देता हूं अपना ओपनली। कम आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या मुझसे गलतियां हुई हैं, और सलाह भी देता हूं कि भविष्य में वो गलतियां आप ना करना। तो देखिए, जो लोगों के नंबर आ रहे हैं, जितना मुझे पता मैं कर पाया हूं बहुत सारे लोगों से, क्योंकि देखो हमारा तो काम है एनालिसिस करना। तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है और लोगों के मतलब 90% लोगों के 90% के 100 से कम मार्क्स हैं। 100 से कम मतलब आप क्या समझे कि 12,80,000 कुल फॉर्म थे। अब आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि कितने फॉर्म यार, लाखों फॉर्म है। 141-42 लोग खड़े हैं एक पद के लिए। भाई साहब 90% तो यहीं बाहर होगा, ये तो लाइन में है ही नहीं। अब 10% जो बचे, लगभग 1 लाख या 1.25 लाख अभ्यर्थी जो बचे हैं, कंपटीशन उनमें है। और कोई भी परीक्षा बनी रहे, कंपटीशन हमेशा उन्हीं में होता है जो लोग अच्छे नंबर लाते हैं। बाकी फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, कोई घूमने जाता है, कोई कहता है हमारा पहला पेपर है, कोई कुछ कहता है, सबके अपने तर्क होते हैं। लेकिन कुल जमा बात यह है कि 90% लोगों के 100 से कम अंक आ रहे हैं। मेरे सामने एक लड़का बैठा था, उसके 60 नंबर आए थे। एक मैडम बैठी थी, 113 नंबर आए थे। और बगल वाले की 78, लेफ्ट साइड वाले के 78 नंबर, राइट साइड वाले की 71 नंबर। ऐसे नंबर आए हैं। आने को 120 भी आए हैं, 130 भी आए हैं, पर बहुत ज्यादा लोगों के नंबर जो है वो कम आ रहे हैं। सवाल उठता है कि मेरे कितने नंबर आए हैं। अब मेरे नंबर की अगर हम बात करें तो मेरे नंबर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 104। 104 मेरे नंबर आए हैं। मानता हूं बहुत ही कम है। मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है कि मुझे समय नहीं मिला, कि मैंने तैयारी नहीं की। मैंने पूरी मेहनत से तैयारी की, पूरी डेडिकेशन से तैयारी की। कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा और भविष्य में आपसे अपील भी करूंगा कि वो गलतियां आप ना दोहराएं। 104 नंबर के आधार पर अगर आपको ये लगता है कि तुम क्या एनालिसिस बताओगे यार, खुद के तो 104 नंबर आए हैं मात्र 52%। तो कहावत है, एक मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपको लगे कि ये जो है हमें सही जानकारी दे रहा है तो कमेंट में बताइए। और आपको ये लगता है कि ये 104 नंबर लाकर दूसरों को क्या एनालिसिस बताएगा, तो फिर आपकी स्वेच्छा है। मत देखिए आगे वीडियो, क्यों समय बर्बाद करना है ऐसे लोगों के साथ। हम तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अब अपनी गलतियां बता दूं कि मुझसे क्या गलती हुई। एक्चुअली मैं जब पेपर सबमिट किया तो उस समय मुझे लग रहा था कि मेरे 125 से 130 नंबर आ जाएंगे। जब भी हम पेपर कोई देखते हैं या पेपर सबमिट करते हैं तो हमें इतना पता होता है कि हमारे कितने नंबर आने चाहिए। यही मुझे भी लग रहा था कि यार 125-30 मतलब 120 से 30 के बीच में नंबर मेरे आराम से आ जाएंगे। और जब मैंने सबमिट किया तो 104 नंबर देखकर मैं खुद चौंक गया। ओवर कॉन्फिडेंस मेरी ये जो फेल होने की है वो सबसे बड़ी वजह रही। यूपीएसआई का मैंने एग्जाम दिया था जब, तो उस समय जो मैथ रीजनिंग थी वो 80 नंबर की थी और 80 में से मेरे नंबर आए थे 77। सिर्फ 3% गलत हुए थे, एक रीजनिंग में और 2 मैथ में। इसी के भपके में मैंने यहां पर मैथ रीजनिंग पढ़ी ही नहीं। कहां है भैया, गणित और रीजनिंग मैंने पढ़ी ही नहीं। और वही वजह रही कि यहां पर मुझे 11 प्रश्न नहीं आए। पहली बात, मतलब टोटल आए ही नहीं, ये तो तुक्का ही लगाए, इनमें बने ही नहीं। हो सकता है जो कि उनमें से भी 1-2 गलत हो गए हों। अभी मैंने यूपी पीईटी का भी एग्जाम दिया था तो वहां पर मेरे 75.67 मार्क्स हैं। 75.67। तो मुझे यही लगता था कि यार ये भी कितना हो रहा, मेरे नंबर 115 आए थे यूपीएसआई में। अब कितने परसेंट हो रहा भाई, ये 70-71%, 70%, हाँ पता नहीं 70-71 कितना भी हो रहा होगा। तो ये मुझे लग रहा था कि 70% नंबर तो आ जाएंगे यार, इतने तो अपने आते हैं हमेशा, कोई भी एग्जाम बना रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि किस विषय से क्या क्या पूछा गया है, क्या पढ़कर जाना चाहिए। अभी मतलब जो कम समय बचा है तो हाल फिलहाल में ऐसा क्या पढ़ लें हम। गणित की अगर हम बात करें तो भाई साहब यहां से अर्थमेटिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं, एडवांस से भी प्रश्न पूछे गए हैं।
अर्थमेटिक से भी पूछे हैं और एडवांस से भी पूछे हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं वो टाइम एंड वर्क से बने हैं। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य से प्रश्न बने हैं। आने को प्रश्न समय दूरी से भी आए हैं, ब्याज से भी आए हैं, औसत से भी आए हैं, आए सबसे ज्यादा हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क से करीब 3-4 प्रश्न आए हैं गणित में। तो एडवांस भी अर्थमेटिक भी आपको दोनों पढ़कर, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे थे ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस का पोर्शन दे रखा था। अर्थमेटिक तो उनमें एक आध सवाल आ जाए, रीजनिंग में वो नहीं तो मैथ में तो आते ही नहीं थे, पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे, करीब 10-12 प्रश्न अर्थमेटिक से थे और 10-12 ही प्रश्न एडवांस मैथ से थे मेरी शिफ्ट में। और अभी लोगों से जब मैंने बात की तो यही हाल सब जगह है। चलिए गणित के बाद देख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भाई साहब जो कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज टेस्ट है। सीरीज टेस्ट क्या होता है, जैसे लिखा है यहां पर 7, 14, 21, 28। अब बताइए आगे क्या होगा, या इसकी जगह 22 लिख दिया, बताइए इनमें से कौन सा गलत होगा। तो ऐसे प्रश्न बने हैं। कोडिंग, डिकोडिंग जैसे लिखा है ABCD, अब यहां पर इन्होंने लिख दिया ZYXW, तो बताइए PKG को क्या लिखा जाएगा। मतलब ये जो कोडिंग वाले प्रश्न होते हैं या सीरीज वाले प्रश्न होते हैं, इन दोनों को मिलाकर इनकी संख्या 8 थी। मतलब 25 में से 8 तो इन्हीं 2 विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं। और ये विषय ऐसे होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज टेस्ट, कि आने को आपको 1 सेकंड में आ जाए, 10 सेकंड में प्रश्न आ जाए, और ना आने को वही सरल प्रश्न 2-2, 5-5 मिनट में भी ना आए। दिमाग आपका उस समय कितना सक्रिय है ये उसी पर निर्भर करता है। प्रैक्टिस मैन है इसमें, तो कोई शॉर्ट टिक नहीं है, कोई इसकी विधि नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। तो लेकिन आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपका अभी पेपर है 2-4 दिन में, तो 2-4 दिन बाद हम फिर इसका एनालिसिस, इस पर नज़र बनाए रखेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है, और 2-3 दिन में फिर इसका हम रिव्यू करेंगे कि आपको बताएंगे कि अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, पैटर्न में पहले क्या पूछा जा रहा था और अब क्या पूछा जा रहा है। तो ये बाकी प्रश्न आए हैं, कैलेंडर से प्रश्न नहीं आए हैं जहां तक मुझे पता है, मतलब मेरी शिफ्ट में कैलेंडर वगैरह से प्रश्न नहीं आए हैं। हाँ, कोण से प्रश्न आए हैं, जो घड़ियों के बीच में कोण बनता है ना, उससे प्रश्न पूछे गए हैं। शायद 1 या 2 प्रश्न आए थे। तो और भी तमाम टॉपिक होते हैं, सबसे 1-2 प्रश्न थे, लेकिन मोस्ट जो टॉपिक थे वो इनसे थे, सीरीज टेस्ट और क्या नाम है इसका, कोडिंग, डिकोडिंग। फिर आती है अपनी हिंदी। हिंदी में 2 प्रकार की हिंदी होती है, एक तो व्याकरण और साहित्यिक। साहित्य से कोई प्रश्न आया ही नहीं है, सारे ही प्रश्न व्याकरण से थे। व्याकरण में भी क्या पूछा गया है मेरे भाई, तो व्याकरण में कारक, चिन्ह, जो चिन्ह होते हैं ना, कि ये कौन सा चिन्ह है, इस वाक्य में किस चिन्ह का उपयोग हुआ, ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, कौन से चिन्ह जो है इस वाक्य में गलत लगाया गया है, अलग अलग प्रकार से इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। 6-7 प्रश्न इन्हीं 2 से थे। इसके अलावा शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, 2 मुहावरे या लोकोक्तियां भी पूछी गई थी, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ऐसे भी प्रश्न आए हैं। तो साधारण सी हिंदी आ रही है। हिंदी में कुछ विशेष कठिन ऐसा नहीं है, घबराने लायक कुछ भी नहीं है। छंद, अलंकार, रोला, दोहा, ये सब पढ़ के जाए, इनकी मात्राएं पढ़ कर जाए, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, बहुत जरूरी है। इनसे प्रश्न आए हैं इनसे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आए हैं, मेरी सब में पूछे हैं। हिंदी के बाद अंग्रेजी, तो भाई साहब अंग्रेजी में तो वैसे ही अपना लेपोडर और सब सामान। अंग्रेजी का तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आर्टिकल से 2-3 प्रश्न आए थे। पैसेज नहीं आया। एक वो सिस्टम चलता है कि ऐसे कुछ वाक्य लिखे होते हैं, PQRS, अब इनको सही आप क्रम में लिखिए, Q पहले पर आएगा, फिर R आएगा, फिर P आएगा, फिर S आएगा। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, वो इस बात को भली भांति समझ जाएंगे। अपन तो भाई मैं पहले कह दिया कि अंग्रेजी में बिल्कुल लिपे डले, अपनी अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता अपन को, सीधी सी बात है। खैर, तो ये इंग्लिश से इससे प्रश्न पूछे हैं अंग्रेजी से। अब आप समझ लीजिए कि आपको अंग्रेजी में क्या पढ़ना है। अंग्रेजी में तो मैं क्या ही बताऊं। आगे आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, सबको पता है कि इनसे प्रश्न आने हैं और इनसे प्रश्न आए भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेल, इससे प्रश्न खूब आए हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एरर कोड वगैरह, एक आया था कि 304 एरर कोड क्या दर्शाता है, एरर कोड 304 ये क्या दर्शाता है, आंतरिक गड़बड़ी है, बाहरी गड़बड़ी है, क्या है, तो ऐसा प्रश्न आया था एक। तो ये सब आप जो है इन पर नजर डाल लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी कंप्यूटर से भी ऐसा कुछ दिमाग खाने वाला आया नहीं था। जीके की अगर हम बात करें तो जीके में करंट बिल्कुल नहीं पूछी गई थी। एक सिंगल प्रश्न आया था करंट से, और करंट से कुछ पूछा नहीं गया था। हिस्ट्री से ही प्रश्न आए हैं, पॉलिटी से भी प्रश्न आए हैं, जियोग्राफी से भी प्रश्न आए हैं, नॉट ओनली इंडियन हिस्ट्री बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ही प्रश्न आए हैं। ठीक भाई, तो
जीके में स्टैटिक जीके टाइप थोड़ी ज्यादा आई है, सांख्यिकी या फिर मिसलेनियस कह लीजिए, विविध वाली जीके, उससे ज्यादा प्रश्न बने हैं। और जो जीके का स्तर रहा है वो मॉडरेट रहा है, एवरेज रहा है। अच्छे भी प्रश्न आए हैं कुछ कि जो मतलब आता पता ही नहीं है, बाकी कुछ प्रश्न बहुत ही सरल भी आए हैं जो हम आपस के बीच के हैं। तो नॉर्मल प्रश्न आए हैं जीके में। और अब विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान में 3 विषय से ही प्रश्न आए हैं, मतलब मोस्टली प्रश्न तीनों से ही आने थे, वो भी आए भी हैं। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या नाम, बायोलॉजी, तीनों से प्रश्न आए हैं। और प्रश्न का स्तर भी वही है जैसा कि जीके में था, सरल भी प्रश्न आए हैं, थोड़े से कठिन भी प्रश्न आए हैं जो मुझे लगे हैं। मैं भी साइंस साइड से हूँ, लेकिन थोड़े से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आमतौर पर हमारी समझ में नहीं आते या पल्ले नहीं पड़ते, सीधी सी बात यह है। जो तत्व हमारे होते हैं, भौतिक तत्व, जैसे ये हो गया Fe है, आयरन है, फलाना है, ढकाना है, इनके परमाणु क्रमांक, इनमें आवेशों की संख्या, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा कर जाएं। और जो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में या जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो खोजें हैं महत्वपूर्ण, फलानी चीज का आविष्कार किसने किया, ये सिद्धांत किसने दिया, इन पर विशेष फोकस आपको करना है। रही बात प्रबंधन की, तो प्रबंधन में क्या आया है क्या नहीं आया है, प्रबंधन का तो कोई कुछ पता ही नहीं पाता है, ना उसका एक प्रश्न याद होता है। अब आप कहेंगे कि तुमने सब कुछ ये बता दिया कि सब नॉर्मल आया, सब कुछ सरल आया, पेपर ज्यादा कठिन नहीं आया, तो फिर लोगों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं जो दिमाग खा लेते हैं। कैसे? जैसे मैथ रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, हर सवाल के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगता है। कंप्यूटर और प्रबंधन, इनके प्रश्नों को आप एक बार में सॉल्व पढ़कर तो जवाब दे ही नहीं सकते। अगर आप उन पर विचार भी करेंगे तो भी 2-3 बार प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2-4 बार प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा। और जो लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं वो चाहते हैं कि मतलब जैसे ABCD ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ABCD, उन्होंने देखा कि यार इसका B तो कतई हो ही नहीं सकता, D भी ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं होगा। अब बचा A और C, तो देखो अब चांस सही होने के चांस जो है ना 50% हो गए। पर यहां पर जो प्रश्न आ रहा है प्रबंधन भाई साहब के, इनके सारे ही प्रश्नों के उत्तर, मतलब सारे ही उत्तर, सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब बताओ क्या करें, दिमाग खराब ना हो इसमें तो और क्या हो। वही वजह है कि हमें लगता है कि हमारे 120-130 नंबर आ जाएंगे और रह जाते हैं 100 नंबर, 104 नंबर, 105 नंबर, 110 नंबर। लगता है हमने बहुत अच्छा किया है, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपनी सोच को परीक्षा बनाने वाले की सोच से मिला ले जाएं तो पटवारी बन जाएंगे। दिमाग आप इसमें मतलब कितना गहरा सोच पाते हैं। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर जो पटवारी का पेपर आ रहा है भाई और बहनों, इसमें एक सिक्के के 2 पहलू कतई नहीं है। इसमें हर सिक्के के उतने पहलू हैं जितना ज्यादा आप सोच पाएंगे, जितना ज्यादा आप विचार कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप अध्ययन कर पाएंगे। तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस बार पटवारी बनकर दिखाइए। हम तो नहीं बन पाए, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।